नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है और 5 बड़ी खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। इन 5 बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है, क्या है पुलिस का एक नया फरमान, और साथ ही कुछ और खबरें। मंदसौर गोलीकांड को भी याद करेंगे, लेकिन देख लेते हैं आज की कौन सी है 5 बड़ी खबरें। मंदसौर गोलीकांड की बरसी, सरकार बेचेगी शराब, भाजपाई भूले सोशल डिस्टेंसिंग, दंडपथ पर दंड, और वीडियो उगलेगा राज। कौन सा वीडियो, ये भी आपको दिखाएंगे। खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन में गोलीकांड की तीसरी बरसी और घटना में मारे गए 6 किसानों को आज भी याद किया जा रहा है। ऐसे में 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान हुई घटना को लेकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती है। वहीं तीसरी बरसी पर आंदोलन में मृतक किसानों को स्मारक पर पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन ने श्रद्धांजलि दी और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि आज हमने 3 साल पहले गोलीकांड में मृत हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी है। आज का दिन काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। वहीं सरकार से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को तुरंत लागू किया जाए, साथ ही किसानों की फसल का उचित मूल्य और कर्ज माफ किया जाए। क्या कहना है, सुन लेते। शहीद जो हुए थे उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये जो आज का दिवस है 6 जून हमेशा काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हमारे जो किसान शहीद हुए हैं मतलब स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए और फसलों का उचित दाम मिले और कर्ज माफ़ी की जाए, उसको लेकर सरकार कुछ सोचे और जल्द करें। आज वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। मैं मानता हूं कि प्याज किसानों के पिछले साल 100 रुपया किलो बिके थे। आज किसानों के प्याज 1 रुपया किलो भी नहीं बिक रहे हैं और 100 रुपया बनाम 1 रुपया। इस सरकार की स्थिति देखें। मैं मानता हूं कि किसानों का गेहूं की बात हो, चने की बात हो, भाव में फसलों के दाम की बात हो, बहुत तेज़ी से अंतर आया है परिस्थितियों में। शिवराज जी क्या मालूम किस भावना से मुख्यमंत्री बने, पर किसान को तो अद्भुत दर्द मिला है। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं, प्याज की खरीदी चालू करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुल्ताई का जवाब दें जरा कि मुल्ताई में किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। जरा याद कर लीजिए, थोड़ा इतिहास में जाइए। कमलनाथ जी, घर बैठने से काम नहीं चलता। जरा मध्य प्रदेश में दिमाग भी घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा किस जिले में क्या हुआ है। जरा मुल्ताई को भी याद कर लीजिए। देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने अपने तरीके से मंदसौर गोलीकांड को याद कर रहे हैं, लेकिन वो किसान नेता, वो किसान से जुड़े हुए लोग आज भी उस दुखद घटना को याद करके कहीं ना कहीं हतप्रभ है। इस बात को सोचने को मजबूर है कि आखिर किसानों की स्थितियां कब सुधरेगी। वो समय भी याद आता है जब सड़कों पर गोलियां चल रही थी। वो समय भी याद आता है जब सड़कों पर अलग अलग गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। और ये देखिएगा, आप याद कीजिएगा उन दिनों को। ये वो तस्वीरें हैं और आज भी कई किसान लोग सड़क पर उतरे और उस दिन को याद किया। लेकिन ये किसानों पर एक श्रद्धांजलि का दिन है। ये किसानों को दरअसल जो लाभ के धंधे की बात की जाती है, फसलों को लाभ के धंधे की, उसको याद करने की बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी ताजा ही मामला हमने देखा है कि किस तरह से अचानक हुई बारिश ने किसानों की जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया। जो खरीदी की गई थी गेहूं की, उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और जो अनाज भंडारण में रखाना चाहिए था वो बाहर रखा रहा और बारिश की भेंट चढ़ गया। तो ये हाल होते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब बात किसानों की होती है तो फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट याद आती है, तमाम तरह की बातें हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस याद कर रही है मंदसौर गोलीकांड को और भारतीय जनता पार्टी याद दिला रही है मुल्ताई गोलीकांड की। तो कांड दोनों समय हुए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो। लेकिन ये जो वो तस्वीरें हैं जो बार बार याद दिला रही है कि कहां गड़बड़ होती है।
कई दफा जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो राजनीति दिखाई देती है और किसान की स्थितियां वहीं के वहीं हैं। किसानों को लाखों रुपए ऐसा सरकार कहती है कि उनको दिया गया। उसके अलावा आकाश मिश्रा जुड़े, आकाश से समझते हैं। आकाश, याद करते हम 3 साल हो गए मंदसौर गोलीकांड की बरसी मनाते हुए, आज फिर वही गोलीकांड याद है, तो कहां गड़बड़ हुई, क्या लगता है? और आज भी तमाम तरह की चीजें याद की जा रही। जी बिल्कुल मनोज जी, तीसरी बरसी जो है मंदसौर गोलीकांड की आज मध्य प्रदेश मना रहा है। और मंदसौर का खास तौर पर अगर हम बात करें तो मंदसौर का वो उदास किसान भी जो है आज ये बरसी मना रहा है और उस पल को याद करके दुखी भी हो रहा है जिनके अपने जो है इस गोलीकांड में जो है दुर्घटना का एक तरीके से एक गोलीकांड का शिकार हो गए थे, वो आज काफी दुखी है। लेकिन अगर किसान की बात करें तो किसान आज भी जो है सियासत की धुरी पर कसता हुआ यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से ही किसान को सशक्त करने की बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कही, लेकिन जो किसान है वो सशक्त नहीं हो पाया और यही कारण रहा कि इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके के गोलीकांड जो है मंदसौर ही नहीं पूरे देश में देखने को मिले। अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी किसान लगातार जो है राजनीति का केंद्र रहा है। जिस तरीके से 2018 के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भी जो है किसान कर्ज माफी, किसान की याद जो है राजनीतिक पार्टियों को आई थी और उस समय भी किसान कर्ज माफी की बात जो है तत्कालीन अगर हम बात करें तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार ने दावा भी किया था कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। और एक बार फिर से आज इस बरसी पर किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ जो किसान इस गोलीकांड में जो है काल के गाल में समा गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां किसानों के हित में कई कदम उठाने के दावे कर रही हैं। लेकिन ये दावे कितने सही हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भी अन्नदाता किसान कहीं ना कहीं परेशान नजर आता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर राजनीति हमेशा गर्माती रही है। इस बार भी कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, पिछली दफा कांग्रेस सत्ता में थी और ये कहा था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। जब मुल्ताई गोलीकांड की याद आती है तो फिर सरकार कांग्रेस की याद आती है, दिग्विजय सिंह जी का चेहरा याद आ जाता है और जब मंदसौर गोलीकांड होता है तो शिवराज जी याद आ जाते हैं। लेकिन याद आती रहेंगी सरकारें, परिस्थितियां जस के तस बनी हुई है। आज भी किसान परेशान है क्योंकि जो फसल हमने देखी बारिश में किस तरह सड़ गल रही है, पर उसका जिम्मेदार ये उठाने के लिए सरकार जरूर बात कह रही। परिस्थितियां कब सुधरेगी, कब बनेंगे वेयर हाउस, कब माल सुरक्षित होगा और कब किसानों को न्याय मिलेगा? ऐसी बरसी आती रहेंगी और बरसी आएंगी, फिर नेता आएंगे, बड़े बड़े बयान देंगे और बयान के बाद फिर बात वहीं के वहीं हो जाएगी, क्योंकि किसानों के नाम पर राजनीति होती है और अब तो उपचुनाव होना है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदार और सरकार लंबे समय से एक दूसरे के बीच में ठनी हुई दिखाई दे रही। ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, पर अब सरकार जिस तरह से बातें सामने आ रही है, अब सरकार शराब बेचने की तैयारी में। एमपी में शराब दुकान को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई है। ठेकेदारों के सरेंडर के बाद विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है, सरकार को जनता की नहीं राजस्व की चिंता है। जबलपुर में शराब ठेकेदारों ने जिस तरह से हमने देखा कि एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उस पर अलग सुनवाई चल रही है। लेकिन अलग अलग ठेकेदारों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। जिले की 144 देशी विदेशी शराब दुकानों के संचालकों ने लाइसेंस सरेंडर किए। जबलपुर की खबर है। लॉकडाउन के चलते 2 माह से बंद थी। टैक्स को लेकर शासन और शराब ठेकेदारों में चल रही रस्साकसी। आबकारी विभाग ने 3 दिनों में दुकान चलाने को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था। प्रतिवेदन प्रस्तुत न करते समय शराब ठेकेदारों ने अपने लाइसेंस ही सरेंडर कर दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि शराब को सोमरस के नाम से बेचना चाहती है सरकार। क्या कहा, जरा सुनते हैं पीसी शर्मा ने। हुई है मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जब से सरकार बनी उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो दुकानें बंद हो गई और ये मामला इतना बढ़ गया है कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान भी लिया है और अब जो बातें सामने आ रही है कि सरकार शराब बेचेगी, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है, सुनते हैं। लेकिन आज जो इनकी हालत हो गई है, जब शराब ठेकेदारों ने मना कर दिया शराब बेचने से, तो अब ये शराब को सोमरस करके खुद बेचने की तैयारी में। मैं समझता हूँ कि जब एक बार आदत लोगों की खत्म हो गई शराब की, तो मैं समझता हूँ कि इसको
इतना तूल देने की आवश्यकता क्या है? और सरकार को मैं समझता हूँ कि इस गोरख धंधे में नहीं फंसना चाहिए शराब बेचने के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नर्मदा यात्रा में इसका विरोध कर चुके हैं। नर्मदा यात्रा दो नेताओं ने की। एक यात्रा दिग्विजय सिंह जी ने की, बहुत सारे संकल्प लिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी। एक यात्रा शिवराज जी ने की और उस समय शराब की बात हुई, शराब बंद नहीं हुई, और अब तो सरकार शराब बेचने की तैयारी में। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे? शराब ठेकेदार और सरकार के बीच में लंबे समय से ठनाठनी मची हुई है, लड़ाई देखी जा रही है, एक तरह से विवाद की स्थिति बनी, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब चर्चा ऐसी है कि जिस तरह से लाइसेंस सरेंडर हुए हैं, क्या सरकार शराब बेचेगी? बिल्कुल, शराब को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। जैसे कि अभी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सोम रस बना करके शराब परोसना चाहती है प्रदेश की सरकार। उनका साफ कहना था कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा यात्रा निकाली थी, उस दौरान उन्होंने जगह जगह इस बात की घोषणा की थी कि वो शराबबंदी करेंगे। लेकिन प्रदेश में शिवराज की सरकार एक बार फिर से चौथी बार बनी, लेकिन वो शराब बंद करने के बजाय शराब को बेचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगातार उससे राजस्व वसूली की बात हो रही है, लेकिन शराब बंद करने की किसी प्रकार से बात नहीं हो रही है। उनका यह भी कहना है कि जब 2 महीने तक लोगों ने बगैर शराब के रहना सीख लिया, उसके बाद फिर उस शराब को एक बार फिर से कैसे जनता के बीच में लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आदत शराब पीने की छूट गई थी। लिहाजा यहाँ कहीं ना कहीं शराब एक बार फिर से निशाने पर है। साफ उनका यही कहना है कि लोगों के पास लेकिन सवाल यह है कि शराब बेचेगी सरकार? जिस तरह की बातें सामने आ रही है, लाइसेंस सरेंडर हुए हैं, शराब के दुकानदार जो संचालक है उनका ऐसा कहना है कि बड़ा मुश्किल है इतना राजस्व देना, मामला हाईकोर्ट तक चला गया। क्या सरकार ने अब ये तैयारी कर ली है? बार बार हमने सुना है नरोत्तम मिश्रा जी का ये कहना रहा है कि हम कभी ठेकेदारों के सामने नहीं झुकेंगे, पर अब क्या ये मान लिया जाए कि सरकार शराब बेचने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए, सरकार की अगर बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं। अभी तक के जिस तरह से जितने पूरे मामले आए हैं तो उसमें सरकार अभी तक नहीं झुकी। अगर सरकार झुक गई होती तो अब तक शराब दुकानें भोपाल में खुल चुकी होती, क्योंकि करीब 10-15-20 दिन से ऊपर हो चुका है शराब व्यापारियों और शराब के सरकार के बीच में इस दुकानों को लेकर के विवाद होता। तो अभी तक इस बीच में कहीं कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है सरकार और व्यापारियों के बीच में। हालांकि उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है इन दोनों पक्षों के बीच में, जिसके कारण अभी तक शराब दुकानें पूरे प्रदेश में नहीं खुली हैं। अब यही देखना है कि सरकार अब आगे सरकार का क्या एक्शन होता है। फिलहाल तो मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है, लगातार पेशियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक फैसला आरक्षित है, सुरक्षित है। जी चलिए ठीक है, देखेंगे क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो अगली खबर सुनकर आप दंग भी रहेंगे और लगेगा आपको बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरों के चेहरे याद आ जाएंगे। जब मंत्री जी जिलों में पहुंचते हैं तो कई टीआई, कई थानेदार को दंडवत करते देखा जाता है। जब स्टेशन पर मंत्री जी रवाना होते हैं तो कई टीआई बाकायदा वर्दी में पहुंचते हैं, प्रणाम ठोक देते हैं। लेकिन दंडपत पर दंड का मामला सामने आया और यह मामला है रीवा से, जहां के आईजी ने एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि चरणवंदना से नहीं बढ़ेंगे अब नंबर, पुलिसकर्मी पैर छुए तो खैर नहीं। रीवा आईजी चंचल शेखर का आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों का प्रयोग करें। पीएचक्यू के बाद रीवा आईजी चंचल शेखर का नया फरमान दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मियों के अभिवादन पर उन्होंने रोक लगा दी। अफसरों को कहा है कि चरण स्पर्श जैसे शब्द बोलना बंद करें, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म में अधिकारियों के पैर छूने पर शर्म नहीं आती, ये उन्होंने मौखिक तौर पर कहा, लेकिन अपने आदेश में लिया कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। रीवा आईजी ने जारी किया है आदेश, और इस आदेश के बाद से अब पुलिसकर्मी मुंह छिपाते घूम रहे हैं कि कहीं हम पैर ना पड़ लें साहब के पैर पड़े। और कई साहब लोग तो ऐसे थे जिन्हें बड़ा मजा आता था पैर पड़वाने में कि कहीं हमारा पुलिसकर्मी आएगा, वर्दी पहनकर आएगा, पैर छुएगा। और उन अफसरों को शर्म नहीं आ रही थी जो जाते तो वर्दी पहनकर थे, चाहे वो पुलिस के टीआई हो या एसआई हो या पुलिसकर्मी हो। कई जगह हमने देखा है, बात ये नहीं कहते जाते थे जय हिंद तो होना बंद हो गया, अब तो ये कहा जाता प्रणाम कर रहा हूं साहब, चरण स्पर्श कर रहा हूं साहब। तो क्या ये भाषा है पुलिस की? लेकिन एक अधिकारी ऐसे हैं चंचल शेखर, जिनको ये नागबार गुजर गया। उन्होंने तो बाकायदा
आदेश भी जारी कर दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी ना तो अब चरण स्पर्श कहेगा और सामने यदि अफसर आ जाए ना पैर छुएगा। कहिए जय हिंद, कहिए सैल्यूट मारिए, गुड मॉर्निंग करिए, गुड नाइट कहिए, लेकिन पैर मत छुइए। तो शायद इस आदेश के बाद अफसर समझ पाएंगे, वो अधीनस्थ अधिकारी जो पैर छूकर चाहते थे कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। चलिए मेरे साथ तो इस समय हमारे संवाददाता रीवा से जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस आदेश के बाद किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही, खासकर रीवा में? क्या यह मान लिया जाए कि सुशील, रीवा में कुछ ज्यादा चरण वंदना हो रही थी, पुलिसकर्मी या थानादार पहुंच रहे होंगे साहब के पास बार बार कि चरण वंदन से काम हो जाएगा, अब वंदना नहीं चलेगी, काम चलेगा? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आईजी ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की चरण वंदना नहीं करेगा, चरण स्पर्श नहीं बोलेगा, बल्कि अब उसे गुड मॉर्निंग, नमस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोई चरण इस तरीके से कोई चरण वंदना करेगा तो उसे दंडित भी किया जाएगा। मनोज जी, निश्चित तौर में रीवा आईजी ने ये, मैं समझ सकता हूं आप कि तकनीकी की वो, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में तो क्या होगा ये तो पता नहीं। कई अफसर को ये बड़ा नागबार ये भी गुजर रहा होगा कि क्या कर दिया हमारे आईजी चंचल शेखर ने, उन्होंने मना कर दिया। और कुछ जोन के आईजी तो ये भी समझ रहे थे कि आएंगे साहब, चरण स्पर्श करेंगे, पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, पर उन्हें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक अफसर ऐसे भी है चंचल शेखर जैसे, जिन्हें पसंद नहीं है, वो कहते वर्दी में रहिए, सैल्यूट मारिए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये खबर दूसरी तरह की खबर है। इस खबर को लेकर हम छत्तीसगढ़ चलेंगे। भले ही देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है, केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब इस अपील को माननीय ही दरकिनार कर दे। ऐसे ही नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी है कोरिया के मनेंद्रगढ़ में, जहां भाजपाई सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। क्या हुआ, दरअसल रेणुका चौधरी एक कार्यक्रम में यहां पहुंची थी और फिर क्या हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन रेणुका चौधरी के पहुंचने के बाद भाजपाई किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भूले हैं। स्वागत जरूरी था, पर 2 गज की दूरी भी रखना चाहिए था। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके, लेकिन किसी ने दूरी नहीं बनाई। क्या हुआ, ये तस्वीर देखिए। देखिए, भूपेश बघेल जी की आदत है, वो हमेशा अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं और कोरोना से लड़ाई में जितने पैसे की जरूरत है वो हम पहले ही दे चुके हैं। आप सही मांग करेंगे तो उसमें भारत सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के नियम बनाए। भूपेश सरकार पर बरस रही ये महिला कोई आम महिला नहीं है, ये है मोदी सरकार की मंत्री रेणुका चौधरी। भले ही केंद्रीय मंत्री जी राज्य सरकार पर दोष लगाए जा रही हैं, लेकिन इनकी बातों से पहले इनका यह वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो कोरिया के मनेंद्रगढ़ का है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के साथ ही उनकी पार्टी के पूर्व विधायक चंपा देवी पावले और श्याम बिहारी जायसवाल दिख रहे हैं। दोनों नेता मंत्री जी के आवभगत में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा और न ही नियमों का। उनकी छोड़िए, केंद्रीय मंत्री जी भी नियमों से बेपरवाह दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। चलिए, तो रेणुका जी की एक खबर देख रहे थे आप, वो सवाल खड़े कर रही थी भूपेंद्र सरकार पर, लेकिन सवालों के घेरे में खुद आ गए, क्योंकि भाजपाइयों ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इस वक्त सुजीत मेरे साथ जुड़ा है छत्तीसगढ़ से। सुजीत से समझते हैं। सुजीत, आंखें किसी और को दिखा रहे थे और जब खबर सामने आई तो दूसरे लोग ये उनको दिखाने लगे, बताने लगे कि मैडम आप केंद्र से आइए, जरा समझ लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। क्या हुआ वहां पर? जी देखिए, वो केंद्र की सरकार लगातार मोदी जी अपनी टीम के मेंबर और लगातार छत्तीसगढ़ में जो उनके कार्यभार सौंपा गया है, केंद्रीय मंत्री है रेणुका जी, और यहाँ पे महेंद्रगढ़ अमरकंटक जाने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे कार्यकर्ता उनके स्वागत करते हुए और खुद ही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह अपने स्वागत में अवभाव में ये भी भूल गई कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैला हुआ है और मोदी जी टीम अपनी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री इस तरह का सोशल डिस्टेंस नहीं करना बहुत बड़ा बड़ा एक सामने दिखाई देता है लोगों की नजर में। और ऊपर साथ ही पूर्व सचिव जो रहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की रही है चंपा देवी पावले और
पूर्व विधायक श्याम भाई जायसवाल और साथ ही कार्यकर्ता भी वहाँ पे रहे और उन्हें स्वागत करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से भूले। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत, आप मेरे साथ जुड़े। और यही होता है जब आप किसी दूसरे को नसीहत दे तो जरा अपने को भी आईना में देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो कह रहे हैं वही आपके लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और यही होता, अति उत्साह में भाजपाई भूल गए और उनके साथ खड़े हो गए, हालांकि मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। अगली खबर बढ़ेंगे, थोड़ी सी दहला देने वाली खबर है। बुधवार रात महिला और बच्ची के शव मिलने का मामला सीहोर में सामने आया था। हत्याकांड से पहले का ये वीडियो वायरल हुआ है। इस महिला और बच्ची को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा था एक व्यक्ति। कादराबाद नदी के किनारे मिले थे दोनों के शव और जल्द ही हत्याकांड का इसमें खुलासा होने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन ये वीडियो देखिएगा, घटना से पहले का वीडियो है जिसमें ये वीडियो जारी हुआ। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, पर ये वीडियो बता रहा है किस तरह दोनों के बीच में, आप देखिए, वो पुरुष खुद ले जाना चाह रहा है उस महिला को और एक बच्ची भी दिखाई दे रही है। और उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद जब शव बरामद हुए तो उसके पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या वीडियो अब राज उगल देगा कि आखिर कौन था हत्याकांड का जिम्मेदार? मेरे साथ संजय त्यागी जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता। संजय, इस वीडियो आने के बाद क्या पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच कर रही है? क्योंकि बड़ा मामला था जिसमें हमने देखा कि 3 लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया वो ये बता रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर रहा होगा। लेकिन ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? पुलिस क्या कह रही है इस मामले को? जी मनोज, ये वीडियो घटना के पहले का है और इस वीडियो में जो एक बच्ची और एक महिला जिनकी लाश मिली थी वो दिखाई दे रही हैं और इनके कपड़े भी वही हैं। जब लाश के समय जो कपड़े थे वही कपड़े ये इन दोनों ने पहन रखे हैं। तो ये बिल्कुल पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्दी इस वीडियो की पड़ताल कर पूरे मामले की जांच करके इसका बहुत जल्दी ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये पता लगा? जी, इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है इससे ये लग रहा है कि ये कोई अपना परिवार या परिजन ही है जो इनको जबरदस्ती कर रहा है। गाड़ी पे बैठने का बोल रहा है ये व्यक्ति, जबरदस्ती गाड़ी पे बैठ के चलने का बोल रहा है और धक्का मुक्की कर रहा है। तो इससे ये सब लोग यहाँ परिजन ही दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज, चलिए, जब राज सामने खुल जाए, पुलिस खोल दे तो जरूर बताइएगा। लेकिन महिला और बच्ची के शव मिले थे सीहोर के पास एक नदी के किनारे से, उसके बाद से यह अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है कि आखिर कब ये मामला सुलझेगा। लेकिन अब वीडियो आने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली और पुलिस को लग रहा है कि ये वीडियो से उस व्यक्ति की तलाश हो जाएगी जो दिखाई दे रहा है। और मानकर चलिएगा कि जिस तरह का वहां वो ले जा रहा बच्चे और महिला को, हो सकता है यही आरोपी है। लेकिन ये खुलासा तो पुलिस करेगी, पर वीडियो को देखकर ये कहा जा सकता है। तो मिड सेशन में हम इसी तरह की 5 बड़ी खबरों के लेकर आपके साथ होते हैं और बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या अपराध का ग्राफ कहता है या क्या राजनीति कहती है। और कई दफा बड़ी दिलचस्प और अच्छी खबरें भी आपको दिखाते हैं। तो मिड सेशन में आप बने रहिएगा। अब लेता हूं मैं इजाजत, ND24 में बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।